नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट। आज हम लोग लगाएंगे प्रैक्टिस सेट पहला। हम लोगों ने किस प्रकार का आखिरकार प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा, हमें सुपर टेट में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, उसी प्रकार का हूबहू हमने प्रैक्टिस सेट उठाया है। इसमें सभी प्रकार के सब क्वेश्चन आंसर होंगे, सभी सब्जेक्टों से रिलेटेड। चलिए, और बिना समय व्यर्थ किए हुए आप लोग भी इसके जल्द से जल्द आंसर देते जाएंगे और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि समय आपका भी बहुत कीमती है। सुपर टेट की परीक्षा कभी भी हो सकती है। चलिए देखते हैं, दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न का सही विकल्प छाटिए। भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के बस का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे, अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्य से उन्होंने कहा था, चरथ बिकवे चारिख, हे बिच्छुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों का त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अमर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग दिया। चलिए आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर इसमें किस प्रकार के। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा। हमें पैराग्राफ से आंसर छाट के लिखने हैं, इसमें ढूंढना है। तो इसमें महावीर स्वामी का जन्म जैसे इसमें दिया गया था, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वैशाली। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ, वैशाली में। चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। निर्देश, निम्नलिखित वाक्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्न का सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन बंसी फूल उठी, ये छोटी सी कुटिया मेरी। देखिए इससे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नंदन बंसी फूल उठी, ये छोटी सी कुटिया मेरी। इसका भाव बताइए। तो इसका भाव क्या होगा, कुटिया सुंदर हो गई, कुटिया में आनंद उमड़ गया, कुटिया में शांति छा गई, छोटी कुटिया बड़ी हो गई। इसका जो है अर्थ निकालना है, नंदन बंसी फूल उठी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। सीधी सी बात, छोटी कुटिया बड़ी तो हो नहीं जाएगी, तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा, कुटिया में आनंद उमड़ उठा। तो कुटिया में आनंद उमड़ उठा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं। बोरो सबे रघुवंश कोठार की धार में बारन बाजी सरहथई, बान की वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करो आरिमा समर्थ ही। इस काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है। देखिए अब लगाइए इसमें कौन सा रस होगा। जिस प्रकार से ये पढ़ने में आ रहा है, इसमें बहुत ही ऐसा लग रहा है जैसे कोई गुस्से में आके कह रहा है, बोरो सबे रघुवंश कोठार की धार में बारन बजी सरहती। तो इस प्रकार से इसमें हो जाएगा, रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, यही सही लग रहा है। तीसरे का ए सही होगा। जिन लोगों ने ए ऑप्शन लगाया एकदम सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। छत से ईंट गिरी, वाक्य में कौन सा कारक है। बताइए दोस्तों, छत से ईंट गिरी, इसमें कौन सा कारक होगा। देखिए ये व्याकरण से क्वेश्चन है हमारा। जब भी कोई वस्तु किसी से भय में, मतलब किसी से दूर हटती है, जब भी दूर हटने का संबंध हो, किसी से अलग होने का अर्थ हो, तो कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है, त्रा की ध्वनियाँ हैं। बताइए त्रा की ध्वनियाँ कैसी हैं। त्रा की ध्वनि में कौन कौन से हैं, इसका खंडन कीजिए। तो इसमें आप खंडन करेंगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा, एक तो ता है और इसके जो नीचे री लगा हुआ है, ये पूरा री, ये हो जाएगा आपका। तो ये कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। निम्न में से तद्भव शब्द है। देखिए हमें समय बर्बाद नहीं करना है, बहुत ही जल्दी जल्दी इसके आपको आंसर लगाते जाने और आंसर मिलाते जाने हैं। आपको एकदम सही आंसर बताए जा रहे हैं, आप आंसर लगाते जाइए और आगे बढ़ते जाइए, इसमें से बस प्रैक्टिस करते जाइए। निम्न में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कौन सा होगा, कुमार, कुक्कर, काजल, कौन। बताइए। तद्भव शब्द वही शब्द होंगे जो हिंदी में रिलेटेड होते हैं, तत्सम हमारे संस्कृत से रिलेटेड होते हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा हो जाएगा। जिन लोगों ने इसका आंसर सी लगाया है वो एकदम सही जाएंगे, काजल। क्या हो जाए, छठवें का सी आंसर एकदम सही है। चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। व्यक्त
व्यक्त शब्द का सही विलोम है? बताइए बताइए भाइयों, आप लोग तो तैयारी कर रहे होंगे, तो बताइए किस पर इसका सही आंसर क्या होगा? व्यक्त शब्द का सही विलोम, ग्रहीत, त्याज, तुच्छ या प्रिय? जिन लोगों ने इसका आंसर दिया है ए, बोलो एकदम सही है, ग्रहीत। ग्रहीत इसका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा समूह विष्णु के पर्यायवाची शब्दों का है? लगाइए दोस्तों, चलिए देखते हैं। सुंदेश, चक्रपाणी, चतुर्भुज, फणीश। चक्रपाणी तो हो जाएगा। और भी देख लेते हैं आंसर। चक्रपाणी, चतुर्भुज, शेषाई, गरुणध्वज, शेखर, शशांक, दामोदर, विट्ठल, महीधर, बेंते, वासव, देवराज। दोस्तों आपको क्या लगता है इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जिन लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर बी लगाया था बोलो एकदम सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा है? बताइए दोस्तों, पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? पांडित्य, पठन, पंडिताइन, ये सभी। बताइए। तो जिन लोगों ने इसका आंसर लगाया है ऑप्शन नंबर ए वो एकदम सही है। पंडिताइन नहीं होगा, ये तो उसका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? आपको ऐसा शब्द ढूंढ कर बताना है जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। बताइए इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? हस्ताक्षर हो गया, समाचार पत्र हो गया, चिड़िया हो गई, तिजोरी हो गई। बताइए कौन सा होगा? इसका सही आंसर जो दिया गया है वो है हस्ताक्षर। क्या है? हस्ताक्षर। तो निम्न में कौन सा बहुवचन, हमेशा ये बहुवचन में रहेगा। हस्ताक्षर का हस्ताक्षरों कर दो, हस्ताक्षर ही रहेगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। हंसना कैसी क्रिया है? हंसना, लगाइए दोस्तों। हंसना सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, प्रणयार्थक क्रिया है। ये सभी क्रियाओं के रूप है। सकर्मक क्रिया वो क्रिया हो जाएगी जो कर्म के साथ होती है, जिसका प्रभाव है ना। और अकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें कर्म नहीं होता है। संयुक्त क्रिया में जो है जोड़ होता है, दो क्रियाओं का योग होता है। बताइए इसमें कौन सा हो जाए? हंसना। जी हाँ, हंसने में कोई कर्म की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन बहुत ट्रिकी हैं, क्वेश्चन एकदम इजी भी नहीं लिए गए हैं। आप लोग इनको लगाइए। अगर आप लोगों के कितने सही निकल रहे हैं आप लोग मुझे बताइएगा बाद में कि आपको पेपर इजी चाहिए या ये मीडियम पेपर चाहिए। ये पेपर आपने लगाई किस प्रकार का पेपर था? आपको इजी लग रहा है या कठिन लग रहा है? बताना है आपको। चलिए देखते हैं अगला क्या है। टिकाऊ में प्रत्यय। बताइए टिकाऊ में प्रत्यय कौन सा होगा? उ, आउ, बू, उक। देखिए एक तो आप क्वेश्चन एलिमिनेट करना सीखिए। कुछ तो क्वेश्चंस के एलिमिनेट हो जाते हैं, बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं। जैसे आपका ये देखिए, ये बू, ये तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता। उक नहीं हो सकता। टिकाऊ में अब कौन सा होगा? ऊ हो सकता है, आऊ हो सकता है, तो कौन सा होगा? टिकाऊ। ठीक है, तो इसका इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पहले आप अर्थ निकालिए, है ना। टिकना होता है या टिका होता है। टिका, अब टिका में क्या लगा है? ए, टिका में क्या लगाएंगे आप? तो ऊ आऊ लगा देंगे तो आप टिकाऊ बन जाएगा। देखिए, तो जिन लोगों ने इसका आंसर लगाया ऑप्शन नंबर बी वो एकदम सही है। इसका टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है? टिकाऊ में प्रत्यय है आऊ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऋषिकेश। कौन सा है? ऋषिकेश। ऋषिकेश की संधि कौन सी हो जाएगी? संधि विच्छेद पढ़े होंगे ना आप लोगों ने। संधि विच्छेद से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, समास से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन तो कंफर्म है कि 1 नंबर के क्वेश्चन आने ही आने हैं। बताइए दोस्तों, ऋषिकेश की संधि है ऋषि प्लस केश, ऋषिकेश, ऋषिक ईश, ऋषि ईश। बताइए। तो जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका सही आंसर, जिस किसी ने भी लगाया है, किसी ने नहीं लगाया होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋषिक धन ईश। इस प्रकार से बनेगा ये टूटने पे। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। पतझड़ में समास है, ये तो आप बताइए, बताना ही पड़ेगा आप लोगों को। अगर ये भी सही नहीं निकला तो फिर समझ लीजिए अभी पढ़ाई में कमजोरी है, और अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी। पतझड़ में समास। करण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, बहुब्रीहि या द्वंद्व। पतझड़ में कौन सा समास है? बताइए, आप ही बताइए। 14वें का ABCD कौन सा होगा? तो 14वें का जिन लोगों ने आंसर लगाया है ऑप्शन नंबर सी,
वो लोग सही है। इसमें ना ही कर्म तत्पुरुष होगा, ना ही करण होगा, कौन सा होगा, इसमें होगा बहुव्रीहि समास। ये लीजिए। चलिए बढ़ते अगले। ये तो आपने सुना होगा, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बन्नु रघुबर विमल जस जो दायक फलचार में छंद है। कौन सा छंद है? देखिए, एक 3 क्वेश्चन, 4 तो आप बिल्कुल एकदम कंफर्म मान ही लीजिए जाते हैं। एक रस से हो गया, एक समास से, एक आपके दुआ सोटा, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, इनको आप कंफर्म मान के चलिए, क्वेश्चन तो इनमें से आने ही आने हैं। तो ये तो तैयार करके ही रखिए। आप बताइए ये क्या है? दोहा है, रोला है, सोठा है, बरवे है। अरे ये तो हम लोग छोटे से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इतना ईजी है। ये क्या है? दोहा है, दोहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। उतर गई लोली तो क्या करेगा कोई, कहावत का सही अर्थ बताइए। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सभी से कोई क्वेश्चंस बनते हैं, देख लीजिए आप। और इजी भी नहीं आता है, क्या सोच रहे हैं बहुत इजी आएगा तो कर लेंगे। देख लीजिए, उतर गई लोली तो क्या करेगा कोई, क्या हो सकता है इसका? कंगले को किसी हानि की आशंका नहीं होती, गंभीर रोगी की चिकित्सा संभव नहीं होती, खोई हुई प्रतिष्ठा वापस नहीं मिल सकती, बेशर्म हो चुके व्यक्ति को इज्जत गवा देने का भय नहीं रहता है। बताइए, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। जी हाँ, इसमें अगर आप थोड़ा बहुत मतलब गैस लगाएंगे ना तो आपको सही आंसर मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने इसका ऑप्शन लगाया है, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। 16 का कौन सा हो जाएगा? 16 का हो जाएगा चौथा। चलिए बढ़ते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 17। सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात। अब बताइए, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? मैंने बताया था एक क्वेश्चन अलंकार से, समास से, संधि से, सोहर डोरता छंद रस सभी से आएगा। इसमें अनुप्रास अलंकार है, या रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार है? बताइए। सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात, मानो। देखिए, जैसे कुछ एकदम ट्रिक सी होती है, जनु जानो, मनु मानो, इस प्रकार से अगर आपको शब्द मिल जाते हैं तो आप समझ लीजिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें भी हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए अगले में बढ़ते हैं। शब्दकोश में निम्न शब्दों का सही क्रम लगाइए। देखिए, आपको जैसे इंग्लिश में होता है ना अल्फ़ाबेटिकल लगाना क्रम, इसी प्रकार से हिंदी में भी आता है। हिंदी में आपको लगाना आना चाहिए कि पहले कौन सा वर्ण आएगा, उसके बाद कौन सा वर्ण आएगा, कौन सी मात्रा आएगी, फिर उसके बाद कौन सी मात्रा आएगी। चलिए देखिए, 18वें का आप लोग लगाइए। विश्व, विशंभरा, विश्वस, विश्वास, ये 4 शब्द दिए गए हैं। इन चारों शब्दों को आपको क्रम के अनुसार लगाना। बड़माला में कौन से क्रम के कैसे में आएगा, ये लगाइए। विशंबरा, विश्व। देखिए, तो जिन लोगों ने इसका समय बर्बाद नहीं करेगा, जिन लोगों ने इसका आंसर लगाया है ऑप्शन नंबर डी, वो एकदम सही है। और जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी नहीं लगाया है, कोई और ऑप्शन लगाया, तो भाई वो लोग गलत हैं। और कृपया करके इस पर एक बार फिर से इस पर जो आप लोग अभ्यास करें, ताकि जो इसमें गलत नहीं होना। अभी जितना चाहे आप उतना गलत कर लें, लेकिन एग्जाम में गलत नहीं करना आपको, ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा है? काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा होगा? बताइए। ए कौआ, सी चाचा, बी कट्टू, डी व्यंग्य। बताइए सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या होता है काकू का? हाँ, ये तो इजी है, ये तो आना ही चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे जाइए। निर्वात का समानार्थी शब्द क्या होगा? बताइए। निर्वात का समानार्थी भ्रम, बिना हवा वाला, विवाद रहित, बुराई। ये भी क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो इजी है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल साइंस में पढ़ा होगा। जो लोग साइंस के स्टूडेंट हैं उन्हें तो खूब अच्छे से पता होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? निर्वात मतलब जहाँ पर हवा नहीं होती है। जैसे हमारा जो बल्ब होता है ना, बल्ब के अंदर भी कोई गैस नहीं होती है, तो निर्वात होता है। तो निर्वात में और क्या हो जाएगा? बिना हवा वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए आइए। फाइंड आउट विच इज़ द पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। देखिए, मैंने कहा जिस प्रकार से पेपर होता है उसी प्रकार। इसमें कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता सर हम इंग्लिश सब्जेक्ट लिए थे या नहीं लिए थे, संस्कृत सब्जेक्ट लिए थे। इसमें कुछ, इसमें सभी को सब कुछ करना है। तो आप लोग सभी लोग यहीं पे बैठिए और प्रैक्टिस कीजिए। फाइंड आउट विच इज़ द पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। अब आपको ये 4 दिए गए हैं, एडजेक्टिव, कॉम्प्लीमेंट, डिटरमाइन और क्वालिफायर। अब आपको इनमें से देखना है कि पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट कौन सा है। आप लोगों ने पढ़ा होगा सेंटेंस को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब उसमें सब प्रेडिकेट को भी कई भागों में डिवाइड किया जाता है। तो आप ये देख के बताइए कौन सा इसमें जो है
प्रेडिकेट का भाग है। एडजेक्टिव है, कॉम्प्लीमेंट है, डिटरमाइन है या क्वालिफायर है? जी हाँ बताइए। तो इसमें जिन लोगों ने लगाया है ऑप्शन नंबर सी, कॉम्प्लीमेंट प्रेडिकेट का ही भाग होता है। चलिए देखिए, चलिए अब हम तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। समय बर्बाद नहीं करता है। जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत होता है और आपको जैसे उसमें नहीं समझ में आया कि क्या सही था क्या गलत था, तो आप कुछ पूछ सकते हैं हमसे। तो आप कमेंट में पूछिएगा, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। और साथ ही साथ आप जो है जिस भी क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है ना, उस क्वेश्चन को से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको ज़रूर आप पढ़िए, ताकि आगे देखिए हम आगे इसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे तो आपके उसमें क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ब, सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब, आइदर मुन्नी और चुन्नी। फिल इन द ब्लैंक्स लॉस्ट हर पेन। बताइए इसमें क्या भर जाएगा? हैज, हैव, हैड, विल हैव। इसमें तो बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट होते हैं, साइंस वाले, जिन्हें इंग्लिश नहीं आती, उन्हें तो बड़ी दिक्कत होती है। देखो आइदर का तो होता है या तो या तो मुन्नी या फिर चुन्नी। अब इससे हम एक चीज़ समझ गए कि या इनमें से कोई एक है, तो वर्ब भी कौन सी आएगी? सिंगुलर आएगी। अब सिंगुलर वर्ब आएगी तो इसमें देखिए दो ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए। चलिए जल्दी लगाइए, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो जिन लोगों ने इसका ऑप्शन लगाया है ए, जी हाँ, आइदर मुन्नी और चुन्नी, हैज लॉस्ट हर पेन, ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एडवर्ब? एडवर्ब क्या होता है? चलिए देखो, एडवर्ब के बारे में पता होगा आपको, जो वर्ब की विशेषता बताता है यार, है ना? तो क्या हो जाएगा? एपेस, मीक, फेस, फ्यूरी। बताइए इसका क्या आंसर सही हो जाएगा? कौन सा इसमें एडवर्ब है? लगाइए जल्दी बताइए। तो जिन लोगों ने इसका ऑप्शन लगाया है ऑप्शन नंबर ए, वो लोग सही है, एपेस। जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा तो इनके आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, उनके अर्थ निकालिए, उनके पर देखिए क्या होता है। ठीक है, क्योंकि आप वहाँ पे परीक्षा में ये नहीं कह सकते कि सर हमें नहीं आ रहा, आपको तो वहाँ पे तो करना ही पड़ेगा ना। चलिए ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट में आप पूछिए, उसका हम जवाब जरूर देंगे। चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब इसमें जो है हमें सेंटेंस को पूरा करना है। बताइए, द हेड मास्टर फिल इन द ब्लैंक्स टू स्पीक टू यू। द हेड मास्टर वांट्स टू स्पीक टू यू, वाज वांटिंग टू स्पीक टू यू, इज वांटिंग और नन ऑफ द अबव। बताइए। देखिए आपको एक बात बता दें, वांट जो वर्ब है ना, वांट वर्ब के साथ कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं आती है। ठीक है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, अब ये भी गलत हो गया। ठीक, और नन ऑफ द तो बाद में ही देखेंगे, पहले ये देखिए वांट्स, द हेड मास्टर वांट्स टू स्पीक टू यू, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया था वांट्स, वो एकदम सही है। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। देखते हैं इंग्लिश में क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स, डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। जो कुत्ता होता है बहुत ही फेथफुल मतलब ईमानदार जानवर होता है। अब बताइए, अब इसके लिए डॉग के आगे क्या लगाएंगे? ए एन द पढ़े होंगे, बन तो नहीं लगाएंगे हालांकि। अब बताइए ए एन द में से क्या आएगा? अब भाई यहाँ पे एक ही डॉग की तो बात की जा रही है ना जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अ डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। अगले बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28 पे देखते हैं। विच वर्ड गोज टुगेदर विथ स्विमिंग टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। देखिए स्विमिंग के साथ कौन सा वर्ड आता है, एक जो नया वर्ड बन जाता है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछ रहा है विच वर्ड गोज टुगेदर विथ स्विमिंग। स्विमिंग जो वर्ड है उसके साथ कौन सा वर्ड आता है? बताइए। सूट, रोब, क्लॉथ या पूल। अरे भाई आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा कई बार, स्विमिंग पूल। ये तो गलत नहीं होना चाहिए, मैं आशा करता हूँ किसी ने गलत नहीं किया। गलत किया हो तो फिर तो भैया बहुत ही कमज़ोर हो भाई, पढ़ाई करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन पजेसिव केस। इनमें से कौन सा पजेसिव केस है ये बताइए आप। आई, मी, यू, माइन। पजेसिव केस का मतलब होता है अधिकार दिखाने वाला। क्या होता है? अधिकार। तो इसमें अधिकार कौन दिखा रहा है? मैं, तुम, मुझे या फिर मेरा। तो माइन मतलब है यहाँ पे मेरे से, तो यहाँ पे माइन एक पजेसिव वर्ड है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, जो कि इंग्लिश में सबसे लास्ट क्वेश्चन है हमारा। गिव द प्रॉपर रिलेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। क्या हो जाए इसमें? ऑल फिल इन द ब्लैंक्स ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। देखिए ये तो आपने बहुत ही ज़्यादा मतलब पढ़ा होगा, हाई स्कूल, इंटर, अगर जिन लोगों ने इंग्लिश लिया है उन्हें तो बिल्कुल ही आता होगा ये, क्योंकि ये एक लाइन है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती,
है ना। तो हम लोगों को जब छोटे में नहीं समझ में आता तो रट लेते थे, हम लोग रटते थे ना। तो अब बताइए क्या लगाते थे यहाँ पे, ऑल विच ग्लिटर्स लगाते थे या फिर ऑल दैट ग्लिटर्स। हाँ, तो यहाँ पे क्या लगाते थे, ऑल दैट ग्लिटर्स, जो कुछ भी चमकता है, हर एक चीज़ चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं, अपना इंग्लिश का सेक्शन हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है संस्कृत से, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, को ध्वनि अघोष महाप्राणः अस्ति। अच्छा, अघोष महाप्राण, बताइए अघोष महाप्राण, ये हमारे इसके ऑप्शन दिए गए हैं। कौन सा अघोष महाप्राण है, चलिए कौन सी ध्वनि है, कौन सा वर्ण है, एक घा, जा, छा या ढा। पढ़ लेते, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए फिर से। को ध्वनि अघोष महाप्राण अस्ति, को ध्वनि अघोष महाप्राण अस्ति। देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, घा, जा, ढ, छ, बताइए अघोष महाप्राण। क्या चाहिए, महाप्राण चाहिए, महाप्राण। महाप्राण जैसे बोलने में ज़्यादा हमारी मतलब जो है एनर्जी लगती है, सांस निकलती है बाहर। का, खा, गा, घा, इस प्रकार से देखने हैं। तो कौन सा इसमें हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जिन लोगों ने छा लगाया है वेरी गुड। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक हमारा जो है पैसेज टाइप का दिया गया है, थोड़ा सा इसको पढ़ना पड़ेगा। अधोलिखित गद्यांश, गद्यांश है पठितः प्रश्नानाः विकल्प माकतुरेभ्यम उच्चतम उत्तरम चित्वा लिखत। ठीक है, इसको हमें पढ़ना है, इसके बाद इसके आंसर देने हैं। पुरा कस्मिंश्चिदे ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री नवसत, तस्या श्रेकः दुहितः विनर्मा मनुरः चासीत्। एकदा माता स्थाल्यां तण्डुला त्रिक्षिप्य पुत्रीमादेशे सूर्यतपे तण्डुलान् खगेभ्यो रचः। किंचित् कालानन्तरम् एको विचित्रः काकः सुमण्डीय तामुपाजगाम। चलिए ऐसा पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, कहाँ गया ये, क्या, चलिए आ जाइए। अब हम लोग जो है इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तस्या दुहिता कथामसीत, बताइए तस्या दुहिता कथामसीत, क्या इसका ऑप्शन हो जाएगा, विनर्मा मनोरहा च, लुब्धा मिथ्याभाषणी च, और रूपिणी गर्भिणी च, और कठोरा कर्कशा च। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तस्या दुहिता कथामसीत, जैसा कि इसमें ऊपर लिखा हुआ है विनर्मा मनोरहा च, तो विनर्मा मनोरहा च। हमें इस प्रकार के क्वेश्चन में तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, केवल जो है संस्कृत में जो हमारा गद्यांश दिया गया है उसको पढ़िए, उसको पढ़ने के बाद बस क्वेश्चन से उसको मिलाइए, जहाँ हमें मिलता जुलता दिख जाएगा बस वही लगाना है। पाणिनि ने किस विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी, बताइए दोस्तों, पाणिनि ने किस विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी। नालंदा से, उदयनपुरी से, तक्षशिला से, बल्लभी से। हम सभी लोग जानते हैं हमारे भारत की जो है सबसे पुरानी और मतलब प्रतिष्ठित कौन सी है, तक्षशिला, जी हाँ। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, अस्मद शब्द का पंचमी एक वचन में क्या रूप होता है। और अगर आप लोग तैयारी करें सुपर टेट की तो आशा करते हैं आप लोगों ने अस्मद के रूप पढ़ लिए होंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो अस्मद शब्द का पंचमी और एक वचन क्या होता है। जिन लोगों ने इसका आंसर लगाया है ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चक्रनिडोका से किस सूत्र का उदाहरण है, बताइए चक्रनिडोको से किस सूत्र का उदाहरण है। स्तो सनुचा सचु सष्टुना सष्टु न पदांत टनाम तो ही, बताइए किसका हो जाएगा। जी हाँ, ये संस्कृत, जिनने संस्कृत अच्छे से पढ़ी है, ये थोड़ा सा टफ था। ये किस सूत्र का उदाहरण, ऑप्शन नंबर बी का, ठीक है, सटुना सटु। चलिए अगला देखते हैं। यच्छ लेना बहुपेतम अश्य पदे संधि विच्छेद अस्ति, संधि विच्छेद करना है भैया, करो उसका। यच्छ लेना बहुपेतम
बताइए क्या होगा। यच्छले नाभ्युपेतम, या फिर यच्छलेना भव्युपेतम, यच्छल इना भव्युपेतम, यच्छलेन अभ्युपेतम। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 36 में का ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, डी। चलें अगले क्वेश्चन पे। द्वि इस संख्यावाची शब्द का पुल्लिंग रूप होगा। देखिए संस्कृत में एक क्वेश्चन आपको गिनती से जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए गिनती को भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लें, प्रैक्टिस कर लें। इसीलिए मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, क्योंकि याद पढ़ाई सब लोग कर लेते हैं, याद सब लोग कर लेते हैं, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे गलत होते हैं। तो यहाँ पर जितनी गलती करनी है कर लीजिए, और जहाँ पर आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उन्हें आप देखिए कि गलत क्यों हो रहे हैं, दोबारा उन पर अध्ययन कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्वे, दो, द्वि या दो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दो। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भूतपूर्व पद में समास बताइए। वाह, समास। समास देखिए हिंदी और संस्कृत में बहुत ही मिलते जुलते समास होते हैं, ठीक है। बताइए इसमें भूतपूर्व पद में कौन सा समास है। अब ये भाव, बहुब्रीहि है, द्वंद्व या केवल। इसमें तो हमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्योंकि इसका आंसर जो है केवल दिया गया था, ठीक है। अभी केवल हमने तो कोई समास पढ़ा नहीं, ठीक है। देखते हैं अब इसका क्या होता है। इसको क्वेश्चन को अभी आप डाउट में रखिए, इसको अलग कर दीजिए। चलिए ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, तस्मै पद का विभक्ति एवं वचन। तस्मै पद का विभक्ति और वचन बताइए। चलो बताओ भाइयों। चतुर्थी एक वचन, सप्तमी एक वचन, षष्ठी एक वचन या सप्तमी बहुवचन। तस्मै, अगर आपने इसके शब्द रूप पढ़े हैं तब तो आप बता लेंगे, नहीं तो आप लोगों को बड़ी दिक्कत होने वाली है। तस्मै पद की विभक्ति और वचन कौन सा आएगा, सप्तमी एक वचन आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूचना दी गई अधोलिखित श्लोक है, ठीक है, वही चीज़ है, श्लोक को पढ़ना है, उसका आंसर देना है। चलिए पढ़ के दे देंगे आंसर। उसमें क्या है, अश्वानः लक्षणं वेगो, गजानां लक्षणं मदः, चातुर्य लक्षणं स्त्रीणाम्, उद्योगो लक्षणं नृणाम्, नैनं छिद्रन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावका, न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोष्यति मारुतः। क्वेश्चन देख लेते हैं। उद्योगः केषां लक्षणम्, उद्योगः केषां लक्षणम्, अश्वानां, स्त्रीणां, गजानां, नृणानां। जैसा कि मैंने कहा कि आपको ऊपर से मिलाते हुए चलना है। देखिए पूरा क्वेश्चन मिल गया, उसी प्रकार से बस आंसर लगाना। देखिए ये तो बहुत ही इजी होता है। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी अदिश राशि है। चलिए ठीक है, यहाँ पे संस्कृत क्वेश्चन हमारे समाप्त होते हैं, और हमारे अब साइंस से शुरू होते हैं। साइंस का भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं। निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी अदिश राशि। अदिश राशि बताइए। सदिश राशि जिसमें दिशा के साथ साथ परिणाम की आवश्यकता भी होती है, अदिश राशि में आपको दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए देखते हैं कौन सा हो जाएगा इसमें। भार, यंग का मापक, आवेग या त्वरण। बताइए दोस्तों, कौन सी ऐसी है जिसमें जो है दिशा की आवश्यकता नहीं होती, कौन सी है जो है अदिश राशि है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, जिन लोगों ने ए लगाया है गलत है, बी लगाया है वो भी गलत है, डी लगाया है वो भी गलत है। कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी, यंग का मापांक। पढ़ा भी नहीं होगा आपने। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, प्रकाश की दिशा में। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। इसमें दो ही ऑप्शन दिए गए हैं, बहुत ही बढ़िया। चलिए पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है। प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से अन्य माध्यम से होकर गुजरता है तो क्या कहलाता है। बताइए, संचरण, परावर्तन, अपवर्तन या फिर वितरण। यहाँ पे अपवर्तन और वितरण भी होगा, ठीक है। अरे भाई, प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना वह एक माध्यम से अन्य माध्यम में गुजरती है। अब कौन सा जब एक माध्यम से जाता है और दूसरे माध्यम में निकल जाता है। अरे आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, जब मान लीजिए पानी से वायु में जाए, वायु से पानी में जाए, या कांच से जल में जाए, है ना, तो जो है प्रकाश थोड़ा विचलित हो जाता है अपने मार्ग से। वो वाली घटना कौन सी होती है, वो वाली घटना होती है अपवर्तन की। कौन सी घटना होती है,
अपवर्तन की। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा अपवर्तन। और परावर्तन तो आपको पता ही होगा, है ना। परावर्तन में तो प्रकाश एक स्थान से सीधे दूसरे में चला जाता है, सीधे परावर्तन में जो है प्रकाश पार नहीं कर पाता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 43 का कहता है एनीमोमीटर, बहुत बढ़िया। एनीमोमीटर से दिए गए विकल्पों में से क्या मापा जाता है, बताइए। एनीमोमीटर से आप वेग मापते हैं, हवा की गति मापते हैं, हवा का द्रव्यमान मापते हैं, या फिर तापमान मापते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा देखने को मिल सकता है, 2-3 है, जैसे लैक्टोमीटर हो गया, एनीमोमीटर हो गया, और एक्टिविनोमीटर हो गया, है ना, और भी हैं, अमीटर हो गया। तो किस चीज़ को मापा जाता है, ये आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, पता होना चाहिए। तो इसमें 43 का कौन सा सही हो जाता है, एनीमोमीटर से आपकी हवा की गति को नापा जाता है। किसको नापा जाता है, हवा की गति को। तो जिन लोगों ने ऑप्शन सी लगाया है एकदम सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में देखते हैं, किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कौन से उद्योग के द्वारा जो बॉक्साइट होता है उसको कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, एल्यूमिनियम या फिर स्टील या लोहा या फिर सोना। बॉक्साइट ज़्यादा कहाँ में पाया जाता है, जहाँ तक झारखंड में पाया जाता है ना। चलिए इसका बताइए क्या हो जाएगा, बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर कहाँ कच्चे माल पर इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इस्तेमाल करते हैं हम लोग इसको, एल्यूमिनियम के रूप में। कैसे, एल्यूमिनियम के रूप में। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है, बताइए। हाइड्रोजन का परमाणु ट्राइटियम की मात्रा से करीब 1/3 होता है। ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन कहते हैं, सही है। ड्यूटेरियम के परमाणु में एक न्यूट्रॉन होता है, ये भी सही है। और प्रोटियम हाइड्रोजन का एक दुर्लभ समस्थानिक है, इसमें डाउट है। हाइड्रोजन का परमाणु ट्राइटियम की मात्रा से करीब 1/3 होता है, ये भी सही है। तो 45 का कौन सा सही हो जाएगा, 45 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 है, बताओ दोस्तों। अब आया अच्छे क्वेश्चन, पीएच मान 7 बताइए। शुद्ध जल, सोडियम कार्बोनेट, H2SO4 या HCl, किसका पीएच मान 7 है। अरे यार इसका यूज़ तो हम लोग डेली जीवन में करते हैं, अब तो समझ गए होगे। H2O अभी भी नहीं समझे, शुद्ध जल। वैसे शुद्ध जल नहीं होता ये, शुद्ध जल का फॉर्मूला शुद्ध जल अशुद्ध जल होता है। चलिए ठीक है अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 47, निम्नलिखित में से किस में खुला नाड़ी संबंध तंत्र होता है, संबंधित तंत्र होता है। निम्नलिखित में से किस में खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है, कॉकरोच में, चूहा में, मनुष्य में, पक्षी में। मतलब एक तरीके से खुला नाड़ी मतलब इसमें जो है हड्डियां बाहर होती हैं, तो ये समझ लीजिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन अब तो आप बता ही देंगे, क्वेश्चन नंबर 47 का क्या सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 47 सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक, कॉकरोच। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं 48 में क्या कहता है, प्रोटोजुआ के अलावा, समय बर्बाद नहीं करेंगे, बहुत जल्दी हम देखते हैं। प्रोटोजुआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है। इंसुलिन, रेनिन, पेप्सिन, एमाइलेज, बताइए इसमें कौन सा सही हो जाएगा। इसमें हो जाएगा हमारा 48 में क्वेश्चन नंबर डी, 48 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं डॉट्स। डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है, बताइए। डॉट्स नामक पोलियो में, हेपेटाइटिस में, एड्स में या क्षय रोग में, बताइए। तो क्षय रोग जो होता है, टीबी से जो हमारा हो जाता है ना क्षय रोग, इसमें हम लोग जो है डॉट्स नामक इलाज का जो है प्रयोग करते हैं, बीमारी में करते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, हमारी आप सेंचुरी लगने वाली है। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं। कौन सा, लाइसोसोम, डिक्टियोसोम, राइबोसोम, फैगोसोम। अरे आत्महत्या की थैली कौन सी होती है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिकाओं की आत्महत्या की थैली कहते हैं, आरबीसी की आत्महत्या की थैली। चलिए ठीक है 50 का क्वेश्चन नंबर 50 का ए सही हो गया। अब हमारा अगला आता है मैथ से, पाई है एक, पाई कैसी है, परमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, बताइए। पाई एक अपरिमेय संख्या है। फिलहाल हम लोग इसमें मैथ के क्वेश्चंस को ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर नहीं लगा सकते, समझ गए दोस्तों। अगला ठीक है, इसको यहीं पर छोड़ते हैं हम लोग। चलिए अब अगला देखते हैं आगे क्या है। ये आ गया हमारा अगला, पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका है, बताइए। पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका है, 1/3, 3/4, 2/3 या फिर आधा।
ये क्वेश्चन भी बहुत सरल है, बच्चों को पता है, आपको भी पता होगा। पृथ्वी का 1/3 भाग हमारा जल से ढका हुआ है। 43 का कौन सा हो जाएगा? ए, बी, सी, डी? अरे गधों, कौन सा होगा? 3/4। पृथ्वी का 3/4 भाग जो है समुद्र है, पानी पानी है। अगर आप लोगों ने बर्फ में मैप पे देखा होगा तो हमारी पृथ्वी नीली क्यों दिखाई देती है? इसी वजह से नीली दिखाई देती है, क्योंकि उसका 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 72? पेड़ पौधे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं क्योंकि ये वायुमंडल से अवशोषित कर लेते हैं। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड, NO2, AO2, SO2, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बताइए किसको कर लेते हैं? पेड़ पौधे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं क्योंकि ये वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। ये तो छोटे से पढ़ाते जा रहे हैं हम लोग, छोटे से पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि पेड़ पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ जाएंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस मेले या उत्सव को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? बताइए, ये हमारे भारत का कौन सा ऐसा मेला है जिसको जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? बताइए। बटेश्वर मेला, नैना देवी मेला, सिंहस्थ मेला या कुंभ मेला? बताइए। जी हाँ, कुंभ का मेला जो लगता है ना, बहुत बड़ा मेला होता है। कहाँ लगता है? अलग अलग जगह। पहले जो इलाहाबाद में लगेगा, संगम में, काफ़ी समय बाद लगता है ये वाला मेला। चलिए अगला बढ़ते हैं। गंगा नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है? बहुत ही बड़े क्वेश्चन। अरावली श्रेणी से, सबको ये पता होगा, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, लेकिन निकलती कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से, लद्दाख ग्लेशियर से, मिलाप ग्लेशियर से। समय बर्बाद नहीं करना है, इसका जल्दी से आंसर दीजिए। गंगा नदी निकलती है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, गंगोत्री ग्लेशियर से। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य थे? इनमें से कौन संविधान सभा के सदस्य थे? पंडित नेकीराम शर्मा, श्री रघुवीर सिंह हुड्डा, सर छोटू राम और श्री शेर सिंह। बताइए। अच्छा, आज के लिए इतना काफ़ी है। देखिए 150 क्वेश्चन आते हैं, 75 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, यानी हम लोगों ने इसका 50% निपटा लिया है। 50% रह गया है, ये हम लोग अगले चैप्टर में निपटाएंगे। इसका आंसर आप लोगों को देना है 75 का क्या सही होगा, और कमेंट में कीजिएगा इनमें से कौन संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है, बताइएगा आप लोग। और क्या अच्छा लगा, क्या आपको बुरा लगा, आप ज़रूर बताएं कमेंट में, तो उससे हम सुधार कर पाएंगे। अभी और भी क्वेश्चन दिए गए हैं बहुत सारे, पूरे आप लोगों को पूरा पेपर तरीका कराएंगे, पूरा पेपर। ये नहीं होगा आपको कि जो है ये सब्जेक्ट छूट गया या वो सब्जेक्ट छूट गया, नहीं, केवल मैथ को छोड़कर, क्योंकि मैथ में जो है इसको सॉल्व कराना पड़ता है। देखिए सारे क्वेश्चन हैं, पूरे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग बस तैयारी करते रहिए और जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना बहुत।